हाय एवरीवन। तो अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक का नाम है सम टेक्निकल टर्म्स यूज इन द डिपार्टमेंट। तो मैंने आपको बताया था जब आप डिपार्टमेंट में घुसेंगे तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो लिखिए, आप पहला लिखिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जैसे कि पब्लिक डिपार्टमेंट है, इसने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट अपना आगे भेज दिया। अब जब क्या करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसकी जो टीम होगी उसने उसको स्टडी कर दिया और उसने उसको अप्रूव कर दिया और जो भी फंडिंग वगैरह देनी थी उसके लिए साइन करवा दिया, तो उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिनोट्स द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉर सप्लाइंग एक्सपेंडिचर। सेकेंड लिखिए आप नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बेसिकली मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी जिसके पास पावर है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। आपके जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी एक कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्क कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकते हैं। आप इसमें आप एनी ऑफिसर और एनी अथॉरिटी इन द डिपार्टमेंट टू whom the relevant powers are delegated by the government, ब्रैकेट में लिखिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ठीक है जी, यानी जब वो साइन करेगा तो उतने पैसे रिलीज हो जाएंगे आगे वाले को। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैसे किसके पास चले गए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के पास चले गए। अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होगा, इंडिविजुअल या टीम होगी, जब वो साइन करेगा तो आगे पैसे किसको रिलीज होंगे, कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज होंगे। थर्ड है आपका टेक्निकल सैंक्शनिंग। टेक्निकल सैंक्शनिंग का मतलब है जितनी भी ड्राइंग्स वगैरह है ये टेक्निकल चीजें रिलेटेड है, रिलेटेड टू वर्क, काम से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वो अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है और आगे आपको काम मिल जाता है, आप काम करने वाले हो, काम स्टार्ट करने वाले हो, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल सैंक्शनिंग। आप ठीक है जी, लिखिए आप इसमें, इट इज द सैंक्शनिंग ऑर्डर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट for the detail estimate, design calculation, quantities of work, rate and cost of work, ठीक है जी, एक्सेट्रा। नोट लिखिए इसमें, आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शनिंग ऑफ द एस्टिमेट द वर्क इज टेकन अप फॉर कंस्ट्रक्शन। जब टेक्निकल सैंक्शनिंग हो जाएगी तो अब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर काम स्टार्ट कर देगा आपके। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन के लिए काम स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, अगर पीडब्ल्यूडी की तरफ को मिल गया तो पीडब्ल्यूडी क्या करेगी, टेंडर निकालेगी, तो अपनी तरफ से उसने काम स्टार्ट कर दिया। जब कॉन्ट्रैक्टर करेगा तो उसने अपनी तरफ से काम स्टार्ट कर दिया आप। ठीक है जी, करें हम लोग। नेक्स्ट लिखिए आप कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का बेसिकली मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशन जिसका कोई अता पता नहीं, अनफोर्सीन सिचुएशन। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे भारत सरकार है तो भारत सरकार भी क्या करती है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है आपका, जिसका बोलते हैं कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। तो उसमें कुछ पैसे रखे रहते हैं उस सिचुएशन के लिए जिसका मुझे कोई हिसाब किताब नहीं। तो ऐसी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी बहुत सारी अनफोर्सीन सिचुएशन होती है, उसके लिए पैसा रखा रहता है आप, जिसको किसी भी पर्टिकुलर हेड में आप डाल नहीं सकते, उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। ठीक है जी, जैसे सपोज करो, मान लो कोई 2 साल का प्रोजेक्ट है, अब वहाँ पे जो लेबर्स वगैरह काम करे उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई बीमारी फैल गई आपके, मान लो कोई बीमार हो जाता है आपका, कोई लेबर आपके साइड पे गिर जाता है, किसी के हाथ पांव टूट गए आपके, तो उसका जो इलाज होगा ना वो इस पैसे के रिस्पेक्ट में होगा आपका, उसे बोलते हैं कंटिजेंसी। आप अ परसेंटेज ऑफ 3 to 5% of the estimated cost is provided in the estimate to meet the cost of unforeseen situation for the expansion। अनफोर्सीन का मतलब होता है जिसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है जी, आगे क्या होने वाला है काम के दौरान उसको उसके लिए आपको रखने पड़ेंगे। इसी के आगे लिखिए, सॉरी, इट बेसिकली इंडिकेट्स the incidental expenses, it basically indicates the incidental expenses of miscellaneous character which can't be classified or put up in any defined category। फिफ्थ है आपका वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट, देखो जी, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जब हमारा काम हो रहा है ना, कोई प्रोजेक्ट है मेरा 2 साल का, तो उस दौरान मैं क्या करूंगा, बहुत सारे लोगों को रखूंगा आपका। जैसे मैं क्या करूंगा, चाय पिलाने वाले को रखूंगा,
ठीक है, मैं क्या करूंगा, काम करने वालों को रखूंगा, उसमें सुपरवाइज करने वालों को रखूंगा, आपका सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगाऊंगा, आपका मेट्स वगैरह लगाऊंगा खाने वगैरह बनाने के लिए, या और कोई लगाऊंगा पर्टिकुलरली टेम्पररी टाइम के लिए। जब तक मेरा प्रोजेक्ट चलेगा 2 साल तक के लिए, तब तक ये लोग मेरे लिए काम करेंगे। तो इनको जो पैसे दिया जाता है ना, इससे दिया जाता है, इसको बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। लिखिए आप इसमें, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्ड सुपरवाइजर, कॉमा चौकीदार्स, कॉमा क्लीनर्स, कॉमा मेड्स are employed on the temporary basis and their salaries are paid from the portion of estimate, full stop. For this we take 1.5 to 2% of provision of estimated cost is kept। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए छठवां, रिकॉर्ड ड्राइंग। रिकॉर्ड ड्राइंग, जैसा मैंने ड्राइंग बनाई थी ना, जब मैंने क्या करा था आपका, मैंने आपका जब बोला था डिटेल्ड एस्टिमेट जो बनता है ना, तो डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, हर चीज़ के ड्राइंग। ठीक है जी, प्लान बनाते हैं हम लोग, सेक्शन एलिवेशन बनाते हैं, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, एंगल्स वगैरह बनाते हैं, या कोई और चीज़ है आपकी, वो सारी के सारे हम लोग बनाते हैं। आपके बीम्स के डायग्राम्स, कॉलम्स के डायग्राम हम लोग बनाते हैं दोस्त। ठीक है जी। अब देखो दोस्त, इट माइट बी पॉसिबल कि एग्जैक्टली जैसा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, कुछ हद तक डिफरेंस आ गया, क्योंकि दोस्त जितना हमने बोला है कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें लेके आ गया, या फिर काम ही ऐसा था कि एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, आप थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है आपका। ये कोशिश तो हमारी ये रहती है कि एग्जैक्टली सेम रहे, लेकिन वो ये हो नहीं पाता दोस्त, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है आपका, डिविएशन आ जाता है। तो देखो दोस्त, अब जो आपके नए बने हुए हैं ना चीजें, उनका प्लान वगैरह या ड्राइंग वगैरह प्रॉपरली बनानी है, उसी को बोलते हैं रिकॉर्ड ड्राइंग, और इसको आप रखोगे फ्यूचर यूज के लिए। क्योंकि दोस्त अब फ्यूचर में मेरा और भी काम होना है, आपका मेंटेनेंस वगैरह होनी है, रिपेयर वगैरह होना है, तो इन्हीं ड्राइंग को मद्देनजर वो रखा जाएगा आपका। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड ड्राइंग। लिखिए रिकॉर्ड ड्राइंग में, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देयर कैन बी डेविएशन टू सम एक्सटेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ड्राइंग एंड डिजाइन, कॉमा सो द करेक्ट डिजाइंस एंड ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। जब आपका काम कंप्लीट होता जाएगा, जैसे जैसे काम खत्म होता जाएगा, जो जो ड्राइंग अब बन रही है उसको आप संभाल के रखोगे आप। ये है दोस्त इसकी कहानी। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट, OMB, ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, जिसको आप बोलते हो OMB। और ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक कौन किसके पास होती है दोस्त, या कौन उसमें डाटा एंट्रीज फिल करता है, वो करता है साइट इंजीनियर, दैट इज जूनियर इंजीनियर। ठीक है जी। तो डायरेक्टली लिंक जो होता है ना कॉन्ट्रैक्टर का, वो होता है जूनियर इंजीनियर का। समझ पा रहे हैं आप इसको। अब देखो दोस्त, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम कराता जाएगा ना, तो जूनियर इंजीनियर क्या होगा, उसमें डाटा एंट्री फिल करता जाएगा। ये कॉलम बन गया, ये बीम बन गया, इतना इतना सामान हमने इसको यहाँ दे दिया, इतना सामान आया, इतना सामान गया, ये सारा डाटा कौन फिल करता है, आपका जूनियर इंजीनियर फिल करता है आपका। तो इसका मतलब OMB जो है वो कौन मेंटेन करता है, आपका जूनियर इंजीनियर मेंटेन करता है आपका। ठीक है जी। अब आप जरा दोस्त इसके बारे में लिखिए आप। इट इज अ मेजरमेंट बुक in which the entries regarding the work done or the supplies made and the services performed in connection with the works are recorded for the purpose of making payments to the contractors। एक नोट लिखिए, entries in the OMB are generally recorded by सेक्शन ऑफिसर, ब्रैकेट में लिखिए जूनियर इंजीनियर। जनरली सेक्शन ऑफिसर कौन होता है, आपका जूनियर इंजीनियर होता है। अब तो इसके काम को जो बंदा चेक करता है वो इससे ऊपर के ऑफिसर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके काम को जो चेक करेगा इसके ऊपर का ऑफिसर होगा जूनियर इंजीनियर का, तो वो होता है असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिवीजन ऑफिसर। और जो बुक वो जिस बुक में वो डाटा फिल करता है उसे बोलते हैं CMB, चेक मेजरमेंट बुक। जरा लिखिए इसके बारे में, इसमें लिखिए चेक मेजरमेंट बुक यानी CMB is maintained by सब डिविजनल ऑफिसर, ब्रैकेट में लिखिए SDO और असिस्टेंट इंजीनियर with the only purpose of checking the measurement made by the junior engineer, full stop, it is maintained separately। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम लिखिए, the check measurement book
entries should match with the entries of OMB, comma, if the entries differ by, first point लिखिए 1% in the case of original work, second लिखिए 5% in the case of repair work, comma, and third लिखिए 10% in the case of earthwork. अगर ये इससे ज्यादा वेरी करता है तो क्या होने वाला है आपका, आगे लिखिए, एंड द जेई's measurements are corrected as per the check measurement book, full stop. On the other hand, if the difference is more than the above limits, the whole work is measured by SDO and the case is brought to the notice of the higher authority. ठीक है जी, अगर इस रेंज में लाई कर रहा है अगर आपका, तो क्या कराएगा, जो सीनियर ऑफिसर है यानी जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो जूनियर इंजीनियर की एंट्रीज क्या करेगा, करेक्ट कराएगा आपका। लेकिन अगर वैल्यू इससे ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करेगा, देखो दोस्त, अल्टीमेटली क्या है, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दोनों में से कोई ना कोई तो गड़बड़ है, तो सीनियर ऑफिसर क्या करेगा, खुद जांच करेगा, साइट पे जाएगा और प्रॉपरली एक चीज चेक करेगा। और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, एसएमबी स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। अभी आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि कोशिश तो ये रहती है हमारी कि एग्जैक्टली काम सेम टू सेम रहे, यानी जैसे जो डिटेल्ड एस्टिमेट के टाइम पे ड्राइंग्स थी वैसे ही रहे। लेकिन मैंने बोला था आपको, ठीक है, कोशिश तो हमारी ये रहती है कि काम एग्जैक्टली सेम रहे, लेकिन दोस्त ऐसा होता नहीं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है काम के टाइम पे आप। तो अब जो फाइनली जो बना है ना आपका, वो कुछ और है जो हमने इनिशियली बोला था, उससे थोड़ा सा इससे फर्क आ रहा है, डेविएशन आ रहा है दोनों में। तो अब जो एंट्रीज है ना जिस बुक में भरी जाती है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। ठीक है जी, अब देखो दोस्त, ये काम कब आएगा आपका, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है इसके डायमेंशंस वगैरह सब लिखे हुए हैं। जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस करोगे ना आप, या फ्यूचर रेफरेंस है, या फिर आप सिमिलर तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है आपका, तो इसको रेफरेंस रखोगे आप। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं, इस डिपार्टमेंट ने पहली कोई ड्राइंग बनाई होगी, ठीक है, उसको इसने देखा, उससे इसने रेट्स वगैरह निकाले और फिर आपने बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये लो जी ये है। तो कहाँ से बनाया इन्होंने, ये पिछला इन्होंने सिमिलर टाइप का कोई काम करा होगा, उस पे बेसिस पे आपको देखिए। आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के बारे में लिखिए, इसमें लिखिए, इन दिस बुक डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ अ बिल्डिंग are correctly recorded on its completion so as to facilitate the preparation of estimates for periodical repairs and their execution। ठीक है जी, तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है तो आप इस बुक को देखोगे फटाफट और इसके हिसाब से क्या कर लोगे, काम वगैरह कर लोगे आप। दोस्त नेक्स्ट है हमारा टूल्स एंड प्लांट प्रोविजन। तो देखो दोस्त, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है ना वो काफी बड़े बड़े होते हैं, और अगर आपने डैम वगैरह का काम देखा होगा दोस्त, तो डैम वगैरह में लार्ज अमाउंट ऑफ कंक्रीट चाहिए होती है आप। तो दोस्त उसके लिए इट माइट बी पॉसिबल मुझे रेडी मिक्स कंक्रीटिंग का प्लांट सेट करना पड़े, या मुझे कोई और प्लांट वगैरह वहाँ पे लगाने पड़े आप। ठीक है जी, तो उसके लिए भी आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा। अगर आपने डैम वगैरह का काम देखा है या बड़े बड़े डैम्स का काम देखा है, तो दोस्त आपने देखा होगा कि काम, मेन काम तो 4-5 साल के बाद स्टार्ट होता है, पहले तो उसका सेटअप तैयार होने में लग जाते हैं 4-5 साल तो आप। ठीक है जी, तो लिखिए आप इसमें टूल, इसमें लिखिए, अ प्रोविजन ऑफ 1 to 1.5% of the estimated cost is provided for the purchase of tools and plants which will be required for the execution of the work। नेक्स्ट लिखिए ओवरहेड एक्सपेंसेस। बात करते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस में। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस में दोस्त क्या होते हैं, छोटे मोटे खर्चे आते हैं जो आपको प्रॉपरली काम करवाने के लिए चाहिए। जैसे मान लो कि ऑफिस वगैरह सेटअप करवाना है, जो ऑफिसर्स वगैरह उनके लिए गाड़ी ले जानी है कहीं से कहीं, लेबर शहर से आ रहे हैं उधर की तरफ आ रहे हैं, टू प्लांट्स वगैरह आपके खराब हो गए उनको रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करवानी है आपको, टेलीफोन वगैरह के बिल्स वगैरह, आपका पेपर वर्क होता है, स्टेशनरी आती है बहुत सारी, उसके खर्चे जो हैं, आपने ऑफिस सेटअप करा हुआ है, पैसे वगैरह पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो सारे के सारे किस्म आते हैं दोस्त आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस में आते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट, इसके लिखिए इसके बारे में, इट इंक्लूड्स जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, कॉमा सुपरविजन चार्जेस, कॉमा रेंट्स, कॉमा टैक्सेस, कॉमा ट्रैवलिंग चार्जेस, कॉमा हैंडलिंग ऑफ मटेरियल चार्जेस, कॉमा मेंटेनेंस ऑफ टूल्स
एक्सेट्रा विच आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 12th लिखिए आप, स्केड्यूल ऑफ रेट्स, स्केड्यूल ऑफ रेट्स। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्केड्यूल ऑफ रेट्स की। तो देखो दोस्त, मैंने आपको बताया था कि हर डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने अपने रेट्स, हर आइटम का अपने रेट डिफाइंड होते हैं उसके। जैसे मैं बात करूं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का SOR होता है जिसको हम बोलते हैं स्केड्यूल ऑफ रेट्स, जिसमें उनका सीमेंट का रेट कितना है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबर्स का रेट कितना है, सैंड का रेट कितना है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना, रेट कितना है, अर्थ वर्क का रेट कितना है, छोटे से छोटा आइटम है, सिस्टम है, पंखे हैं, ठीक है, उनका रेट्स वगैरह कितने हैं आपके। तो ये सारे के सारे लिखे होते हैं स्केड्यूल ऑफ रेट्स में आप। तो स्केड्यूल ऑफ रेट्स क्या है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है जिसमें हर चीज के एक्सपेंसेस लिखे रहते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से लेके बड़ा। यानी इन्होंने जब अपना एस्टिमेट बनाया होगा तो स्केड्यूल ऑफ रेट्स को मद्देनजर रख के बनाया होगा। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी होते हैं स्केड्यूल ऑफ रेट्स, तभी वो उसके हिसाब से अपने एस्टिमेट वगैरह निकाल पाएंगे आप। अब देखो, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भाई जब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जितना लेबर रेट लगा रखा है, कॉन्ट्रैक्टर का भी वही लेबर रेट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा मिला रहा हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर कम मिला रहा हो सकता है किसी चीज के रेट इनके ज्यादा हो और कॉन्ट्रैक्टर अपने रेट क्या है अपने हिसाब से लगा रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसको बोलते हैं स्केड्यूल ऑफ रेट्स। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, इसको ध्यान में रखते ही बनाता है दोस्त आप। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, जब क्या होता है दोस्त, टेंडरिंग वगैरह पड़ती है तो टेंडर उसको मिलेगा जिसका टेंडर क्या है, जिसकी कॉस्ट कम है। अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो अगर 90 करोड़ भी है, 110 भी है, 95 भी है, 80 भी है, 85 भी है, अगर 80 करोड़ जिसने डाला हुआ है उसके पिछले रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है और डिपार्टमेंट को लगता है कि ये काम कर लेगा, तो डिपार्टमेंट जब पैसे बचाएगा वो 80 करोड़ वाले को देगा, क्यों देगा वो 100 करोड़ वाले को आपको। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स में लिखिए आप, इट इज अ बुकलेट प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट containing detailed description of all items of work together with their current rates. Full stop. The rates are worked out considering the local rates of materials, carriage, labors, etc. The schedule of rates is well maintained and should be checked after every 3 months, half yearly, annually if the need arises. ठीक है जी, तो कहने का मतलब है हर जगह के अपने अपने स्केड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं। देहरादून का स्केड्यूल ऑफ रेट्स अलग होंगे, अगर आप पहाड़ में चले जाओगे श्रीनगर तो उसके स्केड्यूल ऑफ रेट्स अलग होंगे, अगर आप चले जाओगे दिल्ली तो उसके स्केड्यूल ऑफ रेट्स अलग होंगे। देखो दोस्त, ऑब्वियस सी बात है कि सीमेंट का रेट दिल्ली में अलग है, देहरादून में अलग है, श्रीनगर में अलग है, या किसी भी और जगह के अलग अलग हैं। लेबर अलग अलग जगहों के अलग अलग हिसाब से काम करते हैं आप। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्त एनालिसिस ऑफ रेट्स। तो देखो दोस्त, जब भी हमारा काम होता है ना, तो हम काम को क्या करते हैं, सब वर्क में डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को मैं क्या करूंगा, ब्रिक वर्क में डिवाइड करूंगा, फ्लोरिंग वाले वर्क को अलग डिवाइड करूंगा, प्लास्टरिंग वाले वर्क को अलग डिवाइड करूंगा। ठीक है, ब्रेक करूंगा और क्या करूंगा, रेट पर क्वांटिटी निकाल दूंगा। ठीक है जी, जैसे मैं बात करूं ब्रिक वर्क की, तो ब्रिक वर्क मेजर होता है रुपीस पर मीटर क्यूब में, यानी 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करने में कितने पैसे लग रहे हैं आपके। ठीक है जी, तो अगर मैं बोलूंगा 100 मीटर क्यूब मुझे करना है ब्रिक वर्क, तो मल्टीप्लाइड जो भी रेट आएगा उससे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो आप। तो इसको बोलते हैं आपका एनालिसिस ऑफ रेट्स। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि दोस्त जब भी मैं एस्टिमेट बनाता हूं ना, तो छोटे में ब्रेक करता हूं मैं, कॉलम एक तरफ कर दूंगा, बीम्स एक तरफ कर दूंगा, फ्लोरिंग एक तरफ कर दूंगा, एक तरीके के ब्रिक वर्क एक तरफ कर दूंगा, प्लास्टरिंग एक तरीके एक तरफ कर दूंगा, ये सारे के सारे, और बाद में इन सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स। लिखिए, इट डिफाइंड एज द ब्रेकअप ऑफ अ रेट, गिविंग द रेट पर यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ लेबरर्स, ब्रैकेट में लिखिए, बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ब्रैकेट क्लोज, एंड ऑल्सो इंक्लूड अदर मिसलेनियस पेटी एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, फुल स्टॉप। अ रीजनेबल प्रॉफिट ऑफ 10% इज केप्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको जितनी चीजें लग रही है, जैसे सपोज करो मैंने ब्रिक वर्क कर रहा हूं,
तो ब्रिक वर्क में मुझे क्या चाहिए होगी, मुझे ब्रिक्स चाहिए होंगी, मुझे सीमेंट चाहिए होगा, मुझे सैंड चाहिए होगा मोटर बनाने के लिए, मुझे वाटर चाहिए होगा अच्छा खासा, मुझे, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए होगा, हेड मेसन चाहिए होगा, फिर मुझे उसके जो अंदर काम करता है मेसन वो चाहिए होगा आपका, मुझे वाटर बॉय चाहिए होगा, ठीक है जी, फिर मुझे कुछ पानी चाहिए होगा जिससे मैं तैराई करता रहूँगा टाइम टू टाइम। अब ये सब किसने प्रोवाइड किया है, कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोवाइड किया है, तो मुझे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके के काम को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेट। नेक्स्ट लिखिए आप प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है दोस्त, जो भी मेरा कवर्ड एरिया होता है ना, जिसके ऊपर शेड डली हुई है आपकी, जो क्लोज्ड है आपका, उसे बोलते हैं हम लोग प्लिंथ एरिया आपका, ठीक है जी। तो जिसके ऊपर शेड डली हुई है उसे हम बोलेंगे प्लिंथ एरिया आपका। इसमें लिखिए द प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स द बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग measured at floor level of any story, full stop. It is calculated for the roofed area of a building by taking external dimensions. ठीक है जी, बाहर से मेजर करोगे आप। नोट लिख दीजिए छोटा सा एक, द एरिया ऑफ कोर्टयार्ड कॉमा बालकोनीज और एनी अदर कैंटिलीवर प्रोजेक्शन कॉमा plinth offsets are not included in plinth area। करते हैं हम, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग फ्लोर एरिया और रेंटेबल एरिया। तो देखो दोस्त, अगर आपके पास कोई मान लो कोई घर है आपके पास, तो जहां जहां आपकी क्या है फ्लोर है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सारी जितनी भी फ्लोर वाला पोर्शन है उसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो जो उसका सम आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लोर एरिया हो जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड उसके ऊपर क्या रहे, शेड रहनी चाहिए उसके ऊपर से आप। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, टोटल प्लिंथ एरिया माइनस एरिया कवर्ड बाय द वॉल्स, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लोर एरिया हो जाएगा, ठीक है जी। तो लिखिए इसके बारे में, द टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर इन बिटवीन द वॉल कॉमा दैट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑल रूम्स कॉमा कॉरिडोर्स कॉमा passages कॉमा एंट्रेंस हॉल comma stores comma kitchen comma bathroom etc. when compiled will give the total floor area of a building। एक नोट लिख लीजिए इसमें, the floor area means the plinth area of a building minus area occupied by walls including the area of doors comma openings comma supports etc। ठीक है जी, तो इसे क्या बोलेंगे आप, ठीक है जी, फ्लोर एरिया। नेक्स्ट लिखिए आप सर्कुलेशन एरिया। तो जो भी एरिया के आपके सर्कुलेशन के लिए आएगा, जैसे कॉरिडोर वगैरह हो गया आपका, या लिफ्ट वगैरह हो गया, वो किस में आ जाएगा, आपका सर्कुलेशन एरिया में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला दोस्त किसके लिए यूज होते हैं, आपके मूवमेंट के लिए यूज होता है आप, ठीक है। लिखिए आप इसमें, the circulation area includes corridors comma entrance hall comma staircase comma porches comma lifts etc. which are used for movement of people। मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, मूवमेंट मतलब चलने वरने के लिए, मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए कारपेट एरिया। कारपेट एरिया का मतलब वो एरिया ऑफ अ बिल्डिंग जहां आप रह सकते हो, जहां आप सो सकते हो, लिवेबल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, उसे बोलते हैं कारपेट एरिया। अब आप मुझे बताओ, फ्लोर एरिया की मैं बात करूं तो कौन से पोर्शन में आप नहीं सो सकते दोस्त, कॉरिडोर में सो सकते हो आप, नहीं सो सकते तो इसको हटा दोगे आप, बाथरूम में आप सो सकते हो, नहीं सो सकते तो इसको हटा दोगे आप, किचन में आप सो सकते हो, नहीं सोते तो उसको हटा दोगे आप, स्टोर रूम में आप सो सकते हो, नहीं सो सकते तो इसको हटा दोगे आप। यानी जो भी फ्लोर एरिया है, ठीक है, उसमें से मैं क्या कर दूं, सर्कुलेशन एरिया माइनस कर दूं, माइनस बाथरूम का एरिया भी माइनस कर दूं, किचन का एरिया बाथरूम माइनस कर दूं, स्टोर रूम माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, कारपेट एरिया बच जाएगा। बिल्डिंग लिखिए आप इसके बारे में, लिखिए कारपेट एरिया इज द लिवेबल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग एट एनी फ्लोर लेवल।
ठीक है जी। एक छोटा सा नोट लिखिए इसमें, इट इज द टोटल फ्लोर एरिया माइनस द एरिया ऑफ बाथरूम्स कॉमा किचन्स कॉमा स्टोर्स कॉमा एरिया ऑफ सर्कुलेशन एक्सेट्रा। ठीक है दोस्त, तो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया दोस्त। काफी इंपॉर्टेंट दोस्त, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछता है आपसे, देखिएगा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। चलो दोस्त ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।